बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अलावा अगर दुनिया के नक्शे को हम सामने रखते हैं तो दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। कौमें अपनी बका की जंग लड़ रही हैं और खित्ते के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। इसमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के हालात को हम सामने रखते हैं तो ऐसा जमूद हमें नज़र आता है जिसमें ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात ही उनका हल है, मगर अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत हो या पाकिस्तान में मौजूद ऑपोजिशन हो, ये दोनों फरीकैन ये फैसला ही नहीं कर पाए कि हमने इस जमूद को तोड़ने के लिए मुज़ाकरात की टेबल पर आना है या नहीं आना है। सियासी लड़ाइयाँ हों तो इकॉनमी को भी और उसकी बढ़ोतरी को भी नुकसान पहुँचाती हैं, मगर अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स या हुकूमत के आशारियों को हम सामने रखें तो हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन दावों के बरक्स क्या एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी बेहतर हो रही है? इन तमाम सियासी और कानूनी और इसके अलावा मुआशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम मुकाबिल में साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल साहब भी मौजूद होंगे। उन्हीं से हम उनकी मुदब्बिराना राय भी लेंगे। अभी चलते हैं आमिर साहब के साथ पाकिस्तान की सियासत के और मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। आमिर साहब, बात यह है कि मुज़ाकरात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कोशिशें हैं, सियासी ये जो एक गर्दाब है इसका हल भी सियासी तरीके का ही निकलेगा। लेकिन मैं सुन रही थी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ये फरमा रहे हैं मुज़ाकरात में पहले ये देखना होगा कि सामने वाला जो फरीक है उसमें 9 मई की और 26 नवंबर की कोई शर्मिंदगी नजर आ रही। पहले पीटीआई वाले थोड़े से शर्मिंदा हो फिर हम सोचेंगे। जी, ये मुझे मुज़ाकरात जो हैं ये नॉन स्टार्टर हैं और मुझे अभी तक उनकी मजबूरी समझ नहीं आ रही पीटीआई की, या थक गए हैं, हार गए हैं, अरमान वो रहे नहीं हैं। मगर वो क्लियरली कह रहे हैं वो गुड कॉप बैड कॉप नून लीग वाले खेल रहे हैं बड़े से। कुछ लोग मिल लेते हैं, चाय पिला देते हैं। फिर 3-4 तकरीरें जो हैं, कल भी मैं जिक्र कर रहा था कि राना सनाउल्लाह ने भी साहब कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है मुलाकात होगी, मगर जो उनकी बुनियादी 3 डिमांड्स हैं कि इमरान खान की रिहाई हुआ, 26वीं तरमीम हुई, लोगों की रिहाइयाँ, ये तो अदालती मामला है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और कोई 8 फरवरी की भी बात नहीं है। तो बुनियादी चीज़ों पे वो नहीं मान रहे और इन्होंने भी अनकंडीशनल कह दिया है, तो फिर आगे क्या चलेंगे? तो मोर ओवर आज जो कर दिया है, जो तकरीरों से नून लीग के तासुर मिलता है कि तलाल चौधरी साहब भी वो भी उनके आड़े हाथों ले रहे थे, इरफान सिद्दीकी साहब भी तंजन कर रहे थे कि अब डाकुओं से हाथ मलान पे मानेंगे तो देखते हैं। तो मुझे ये कहीं से ये उनको पता नहीं क्या यकीन दहानी कराई गई है या क्या इसकी सियासी मंतक है पीटीआई की, ये समझ नहीं आती। पहले इन्हीं वजूहात की वजह से उन्होंने 2-2.5 साल से वो बाहर हैं। तो अभी भी जो है ये, और ख़ास तौर पे ये इसलिए उनके वर्कर के लिए शायद डीमोरलाइजिंग होगा कि अगर ये किसी बग़ैर कोई वादे के और बग़ैर किसी डिलीवरी के अगर ये टेबल पे बैठ जाते हैं और जिस तरह के वहाँ से बयान आ रहे हैं, तो हम इनका वर्कर जो है वो कंफ्यूज्ड है कि जनाब आप हमें इस्लामाबाद बुला लेते हैं, गोलियां चली हैं, लाशें गिरी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, नंबरों के ऊपर लड़ाई है कि जी कितनी गिरी हैं या किसने चलाई है, उसमें भी कोई उसके ऊपर भी कोई अब वो अभान नहीं रह गया। तो आम वर्कर कंफ्यूज्ड होता है। तो उसके बाद ये भी मिक्स्ड से मैसेजेस आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, बयानात दे रहे हैं, मगर वो टीवी टॉक शोज़ में आके ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं इसके जवाब नहीं दे पा रहे। तो अभी जो तो इसको डील कर रहे हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हुए हैं, उनके पास भी जवाब नहीं है। अब वो कह रहे हैं जनाब के वहाँ से ऑर्डर लेके आएंगे अडियाला से, तो पहले पता नहीं क्या ऑर्डर है उसका ही समझ नहीं आ रही। तो मुझे इसके अंदर कोई जान नहीं है, कोई नॉन स्टार्टर लग रहा है। इस गुफ्तगू से, मुज़ाकरात से कोई ब्रेक थ्रू और कोई समझ रहा है तो बिल्कुल दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पीपल्स पार्टी तो आज ये क्लेम कर रही थी कि आज ये बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आमिर साहब मुझे ये बताइए, ऐसा भी तो है ना कि हुकूमत को लग रहा है सारे पत्ते उनके हक में है। कल तक फैज़ हमीद वाला मामला था, आज एक और खबर आ गई कि जी इमरान खान साहब पे और उनके अहलिया के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। हो सकता है हुकूमत अपने आप को इसलिए अब ये खबरियत ही नहीं रह गई कि आज फर्द जुर्म हो गई है,
ये आज पेशी हो गई, आज छुट गए, आज नहीं छुट गए, ये सियासी मामलात हैं। इनका एक अदालती चीज़ों से मुझे नहीं लगता कोई इसका वो है। जब रिहाई भी हो जाती है, आप देखें जब 150-200 पर्चा होता है तो वो कोई क्लियरली उससे वाज़ेह हो जाता है कि ये कोई कानूनी मसाइल नहीं है, ये नहीं सियासी मामलात हैं। तो जब सियासी कोई सुलह होगी तो ये फिर शायद कोई फैसला इसका निकले। सियासी मुझे सुलह होते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ उनकी एक पीटीआई की मुझे अभी तक लॉजिक नहीं समझ आ रही कि वो क्यों ये अपने वर्कर को डीमोरलाइज्ड करवा रहे हैं। और जबकि उनकी तरफ से एक होता है कि इस तरह की, जिस तरह जेयूआई के थोड़े साथ पीटीआई के साथ हुआ तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थोड़े से आए, थोड़ी सी गुफ्तगू में नरमी आई। यहाँ वो नरमी भी नज़र नहीं आ रही। वो एक तरह से टेबल पे बैठा के चाय पेस्ट्रियाँ खिला देते हैं और साथ में वो पार्लियामान के अंदर वो उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। उनके मतलब जो सख्त तकरीरें हो रही हैं वो जारी और सारी हैं। ख्वाजा आसिफ ने की है, उसके बाद आज तलाल चौधरी, इरफान सिद्दीकी, जो भी उठता है वो 2-4 जो है ना उनके कुछ ना कुछ जो है ना ताने तो छोटा ही है, मेरे लिए मुनासिब अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आमिर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने अंदर भी तो अंदरूनी खाना मुशावरत का मसला है ना, चाहे 5 रुकनी कमेटी बन गई है, जो है ना मैं समझता हूँ ये जो आपस की लड़ाई है वो सारे मामला तो हैं, वो तो क्लियरली हैं और समझ भी आती है। जाहिर उनकी जो सूरत हाल है कि उनकी मेन लीडर इमरान खान जेल में है, बाकी में फर्स्ट ईयर भी जेल में है, जो बाकी हैं उनकी लड़ाई मारकुटाई चल रही है। मगर ये बहसें मैं समझता हूँ कि ये एक रोज़ की एक वो है। आप पर मैं अभी ज़बरदस्ती इस पर गुफ्तगू करनी पड़ती है। मुझे इसकी तरफ गुफ्तगू जो करनी चाहिए वो है मुआशियात की, कि उसकी तरफ के इन चीज़ों का क्या असरात पड़ रहे हैं और इकॉनमी के ऊपर जो है इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि ये क्लियरली है कि अगर यही रही, आवाज़ें भी रही, कामयाब होती नहीं होती, मगर ये सिविल नाफरमानी या इस तरह के जो मामला सुनते हैं उससे सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और ये इसमें कोई ये नविश्ता दीवार समझ लें कि तारीख का सबक है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिक्स्ड से बयानात आते हैं तो 2 किस्म के आ रहे हैं। एक ये आता है कि जी हमें बताया जाता है कि आज ही वज़ीर ख़जाना साहब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब जो है गामज़न है और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है और जी महंगाई 4.9 गालबन जो है वो 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। और वो चेरी पिकिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेते हैं कि जी महसूलात बिल्कुल ठीक है, 34% बढ़ गई हैं और बाकी चीज़ें इस तरह। मगर एक दूसरा रुख है, दूसरा जाविया ये है कि अगर आप चेरी पिकिंग ना करें तो दूसरे महंगाई के जो फिगर्स हैं उसको क्वेश्चन किया जाता है। बाय द वे जो कोर इन्फ्लेशन है जिसके अंदर के फूड और एनर्जी की चीज़ें नहीं होती वो अभी भी 8.9 है गालबन, तो वो अभी वो कम नहीं हुई। दूसरा इसके मेथडोलॉजी को और बाकी भी इसकी क्वेश्चनेबल है। ये 4.9 का जो CPI का फिगर जो इन्फ्लेशन का दिया जाता है और आम आदमी ये शिकायत करता नजर आता है। ये शिकायत मेरी भी है, जिस शिकायत की तरफ आप लेकर जा रहे हैं ना, ये मेरी भी शिकायत और हर पाकिस्तानी की ये शिकायत है। इस शिकायत के ऊपर और भी मुदब्बराना किस्म का तज्जिया हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद है। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा ख्याल है इकॉनमी की जो आमिर साहब सर्जरी है वो इन्हीं से शुरू। जी मैं चाहूँगा कि ये रोज़ की ये जो गुफ्तगू है कि जी किसने किससे बात की, ही शी सेड से निकल के हम इकॉनमी पे बात करेंगे। और मिफ्ता इस्माइल इसके ऊपर एक हमेशा अपना एक बड़ा मुनफरद जाविया रखते हैं और वो चाहे हुकूमत में हो चाहे ना हो, वो इनके व्यूज़ बड़े कंसिस्टेंट रहते हैं। ये मैं इनकी ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। मिफ्ता आपकी कल परसों की मैं ट्वीट दे रहा था, जो मैं बात कर रहा था कि ये महंगाई का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है कि जनाब हम 3 साल के लोएस्ट लेवल पे लेके आ गए हैं। अवाम जो है बाहर चिखे मार रही है, वो कह रही है कि इसके असरात हमें वो नज़र नहीं आ रहे। आपकी ट्वीट में देख रहा था, आपने कहा कि महंगाई का ये जो फिगर बता रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। आप ज़रा इस पर हमें रोशनी डालें प्लीज़। जी शुक्रिया आमिर भाई। मैंने जो गुजारिश की है वो ये है कि अगर कोई ये कहता है कि महंगाई कम हुई है तो वो बात गलत है, वो दावा गलत है। महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई तो बढ़ रही है। सिर्फ इतना हुआ है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आ गई है।
और मैंने जो मिसाल दी है कि पिछले साल मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ 160 रुपए किलो थी, मिसाल के तौर पर कोई दाल 160 रुपए किलो थी, तो पिछले साल क्योंकि 25% महंगाई थी तो वो 200 रुपए किलो हो गई। इस साल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 12% महंगाई होगी साल में, तो 200 की जगह 224 की हो जाएगी, तो वो 24 रुपए और बढ़ जाएगी, तो वो 160 से 200 हुई और 200 से 224 होगी। ऐसा नहीं है कि वो 160 की तरफ जा रही है, तो महंगी कोई किसी चीज की कीमत में कमी नहीं आई है। हाँ, अलबत्ता जिस रफ्तार से तेजी से बढ़ रही 39% तक गई, तो पहले बेस ईयर ही इतना ज्यादा था कि उसके मुकाबले में जिस रफ्तार से जो आप कह रहे हैं कि रफ्तार से जा रही थी, उस रफ्तार से ऊंची नहीं जा रही, मगर कम बिल्कुल नहीं हो रही। ये मैं सही अखज़ कर रहा हूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको दी कि एक दाल मिसाल के तौर पर 160 रुपए की थी, पिछले साल उसकी कीमत 40 रुपए से बढ़ी तो हम कह रहे थे कि वो 25% बढ़ गई। इस साल उसकी कीमत अगर 24 रुपए से बढ़ेगी तो पिछले साल अगर बढ़ती 24 रुपए से तो हम कहते हैं 25% बढ़ गई, सॉरी हम कहते हैं 15% बढ़ गई। इस साल हम कह रहे हैं कि वो 12% बढ़ गई, क्योंकि बेस इफेक्ट है, तो चीज़ें महंगी हुई हैं। ये पहला रुख है इस पहलू का। दूसरा रुख ये है कि आपको सिर्फ कीमत नहीं देखनी चाहिए, आपको कुव्वत खरीद देखनी चाहिए कि भाई आमदन किस निस्बत से बढ़ रही है। तो पिछले साल अगर 25% चीजें महंगी हो गई थी तो क्या 25% आमदन किसी की बढ़ी थी? आप पाकिस्तानी हैं, आप लोगों की बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की मईशत पे, लोगों पे 10% से ज़्यादा तो शायद ही किसी की प्राइवेट सेक्टर के अंदर तनख्वाह बढ़ी हो। तो पिछले साल एक वो जो शख्स था वो 15% गरीब हो गया। इस साल जो अगर 10-12% महंगाई होगी और चले उतनी तनख्वाह बढ़ भी जाती है तो पिछले साल की 15% की गुर्बत तो है ही। फिर इस साल आपने टैक्स रेट बढ़ा दिए, आपने 38.5% तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा दिए, तो टैक्स के पैसे चले गए उसकी तनख्वाह से, तो उसकी तनख्वाह और श्रिंक हो गई। फिर आपने बिजली और गैस के निर्ख बढ़ा दिए, और बिजली और गैस के निर्ख जो हैं वो CPI इन्फ्लेशन के अंदर लोअर स्लैब के आते हैं, यानी कि जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करता है उसके रेट आते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी 100 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और वहाँ पे रेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। तो आज उसमें ऐड कर दूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्राइटेरियन के अंदर एक और भी है कि जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर के रेट्स जो हैं लगाए हुए हैं, और साथ में ये जो गवर्नमेंट के अपने आज के फिगर मैं नाज़रीन आपको तो पता ही है, नाज़रीन के साथ शेयर कर दूं कि 4 माह के दौरान गैस की कीमत 850% और गैस टैरिफ में नवंबर में 520% इजाफा और फरवरी में 319% का इजाफा किया गया है, और बिजली के नरखों में 35% नवंबर में और फरवरी 2024 में 75% इजाफा किया गया। ये पिछले 4 माह के 850%। जब गैस की बिजली और गैस की कीमत और बिजली की कीमत पर इतना होशरुबा इजाफा होगा तो फिर महंगाई कैसे कम हो सकती है? प्लीज जारी रखिएगा। नहीं, महंगाई तो बिल्कुल कम नहीं हुई, अफरात ज़र में कमी आई है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं इन्फ्लेशन को। और सच्ची बात यह है कि अफरात में ही कमी आई है, ज़र तो ख़त्म हो चुका है हमारे पास। तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ एक आ रही है पर कैपिटा, वो ग्रोथ जो आ रही है वो 2.5%, वो 1.7% है, और जो हमारी आबादी बढ़ रही है वो 2.5% से बढ़ रही है। तो हर साल हम एवरेज पे एक तकरीबन 0.8% गरीब होते जा रहे हैं। और मिडिल क्लास, जहां पे आपने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, जिनको बिजली और गैस का ज्यादा नुकसान भी हो गया है उनके बिल की वजह से, उनको आपने एकदम श्रिंक कर दिया है। सच्ची बात ईमानदारी की है कि आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले अगर एक नॉन स्किल्ड वर्कर भी था, एक ड्राइवर था, एक चौकीदार था, वो अगर 2-3 बच्चों की कफालत कर सकता था तो वो आज अपनी तनख्वाह पे नहीं कर सकता। आज से 10 साल पहले जो एक ऑफिस का मैनेजर था वो जो तनख्वाह लेता था, आज जो भी तनख्वाह उससे ज्यादा भी ले रहा है तो वो अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। आपके हर महीने कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजली के बिल पर इससे परेशान होते हैं और बिजली का बिल नहीं दे सकते। मैं ख्याल से तकरीबन सारे पाकिस्तानियों के अंदर ये इस वक्त एक वो हो गया है, मसला हो गया है कि अगर बिजली का बिल दे दो तो स्कूल की फीस देना मुश्किल है, स्कूल की फीस दे दो तो राशन का बिल देना मुश्किल है, अगर ये 3 चीजें दे दो तो किराया देना मुश्किल है। तो ये कहना कि मईशत जो है वो स्टेबल हो गई है या मईशत जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है,
ख्याल से ये आपको पाकिस्तानियों की इक्तसादी हालत से लाइल्मी का सबूत है, हकीकत की सबूत नहीं है। ये चेरी पिकिंग करते हैं। आज भी वजीर खजाना ने चेरी पिकिंग की भी है कि कुछ फिगर्स वो गलत नहीं है, ठीक कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज ठीक है, कुछ बढ़ गई, महसूलात बेहतर जा रहे हैं, 34% बढ़े हैं, बेहतर हो रहे हैं, मगर साथ में जो आप कह रहे हैं कि इस साल इन्होंने ग्रोथ का फिगर जो टारगेट है वो 3.5% है, जो कि काफ़ी आप जैसे लोग ये कह रहे हैं कि LSM जो इनका क्वांटम इंडेक्स आया है वो -0.8 है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और कपास के जो फिगर आ रहे हैं 33% जिनिंग वाले कह रहे हैं कि वो कम है। तो इस सूरत में क्या ये फिगर टारगेट ले पाएंगे? नहीं, अल्लाह करे कि ये 3.5% की जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं वो अल्लाह करे कि ये बात हो जाए, लेकिन मैं आपको तकरीबन यकीन से कह सकता हूँ कि 2.5% से ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि इस साल भी मईशत बढ़ सके। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, जिसका मतलब है कि हम गरीब नहीं होंगे लेकिन एक पैसा भी बेहतर ऑफ नहीं होंगे, और मोस्ट लाइकली 2.5% भी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। आपने खुद फरमाया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बड़ी सनत जो है वो कम हो रही है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, ना कि बढ़ रही है। देखिए आमिर भाई, ये जो सारा जो नंबर्स जो चेंज हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि चाइना की और रशिया की और चाइना की और यूरोप की माशियत स्लो हो गई है, तो कमोडिटी प्राइसेस कम हो गई हैं। जो तेल की कीमत $100-120 होती थी खाम तेल की, उसकी कीमत अब $70 हो गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया है। लेकिन कोई एक पैसे की इस्लाहत इसने नहीं करी है हुकूमत ने। और आप जब 38.5% टैक्स रखेंगे लोगों के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर 60% टैक्स रखेंगे कंपनीज के ऊपर, तो कंपनीज ग्रो भी नहीं होंगी, ना सरमायाकारी बाहर से आएगी, ना अंदरूनी सरमायाकारी ज्यादा होगी। तो ये सोचना कि हमारी मईशत ग्रो हो जाए लेकिन हालात इतने बुरे हों पाकिस्तान में कि लोग अपना पूरा ना कर सकें, तो ये सोचना ये मुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से नहीं है। ये ख़ास तौर पे आपने जो बुनियादी बात ये है कि हमने अपने बुनियादी निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया, इस्लाहात नहीं लेके आ रहे। ये आलमी फैक्टर्स की वजह से यहाँ थोड़ी सी जो बेहतरी नज़र आ रही है वो एक्सटर्नल है और वो इसका इनके रिफॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यही मैं अख़ज़ कर रहा हूँ आपसे। आमिर भाई बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखें, कोई रिफॉर्म नहीं किया। इस हुकूमत ने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था हम कुछ वजारतें डिवॉल्व करेंगे सूबों को, नहीं की। इन्होंने कहा था कुछ वजारतें ख़त्म करेंगे, नहीं की। इन्होंने कहा था हम अखराजात कम बढ़ाएंगे, जबकि इन्होंने 64% PSDP के अखराजात बढ़ा दिए। 700 अरब रुपए पाकिस्तान भर में सूबे और वफाक ने रखे हैं प्रोजेक्ट्स उनके लिए कि MNAs और MPs खर्च करते हैं। ये मेरे और आपके टैक्स से। पाकिस्तान में आज भी दुनिया के वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स हैं। बिजली और गैस के बिल पाकिस्तान में पूरे खित्ते से ज्यादा हैं। लेकिन आज आप पढ़ लीजिए कि पंजाब हुकूमत ने 2500 इंटर्न्स रखे, लॉयर्स को रखा है 75,000 रुपए महीने पे। तो वो पैसे दे रहे हैं जहां इनको पैसे देने हैं लोगों की लॉयल्टीज के लिए या दीगर चीजों के लिए। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि जब हम बार बार डिफरेंट छोटे छोटे बार एसोसिएशंस को चंदे देते हैं, और क्यों देते हैं हमको ये भी पता है। तो ये कोई भी मुस्बत काम नहीं कर रहे। ये सिर्फ हुकूमत ने अपनी कुर्सी बचाई है। सितंबर अक्टूबर के महीने में वो एक 26वीं तरमीम लेके आए, अगेन जो रात के अंधेरे में पास हुई। इधर से खान साहब धरना खेल रहे हैं, उधर से ये मारामारी खेल रहे हैं और कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। इस मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया गया। आज भी 10 करोड़ 50 लाख लोग पाकिस्तान में खतरे गुर्बत के नीचे हैं। पिछले साल 9 करोड़ थे। तो कोई जवाब दे कि ये अगर इतने अच्छा सब चीजें हो रही हैं तो 1.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे क्यों चले गए। ये नंबर मेरा नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का नंबर है। तो ये कोई बताए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। जब 2 से 3% आपकी ग्रोथ होगी तो आपके पास तो 6% ग्रोथ चाहिए आपको। आपके पास तो 30 लाख लड़का आता है हर साल लेबर मार्केट में, आप तो उनको एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वेजेस डिप्रेस हो रही हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं कि मुल्क अच्छा चल रहा है, मतलब अजीब सी बात है। यूथ हमारी बहुत बड़ी तादाद में मिफ्तार साहब पाकिस्तान छोड़ के जाना प्रेफर भी कर रही है और बहुत सारी तादाद में जा भी चुकी है। ये पाकिस्तान के हालात हैं और उसको रिफ्लेक्शन आता है मेरी बहन के रेमिटेंस आपकी बढ़ रही है तेजी से, थोड़ी सी रिलेटिवली स्पीकिंग, और एक्सपोर्ट्स नहीं इस तेजी से बढ़ रही। इसके अंदर जिस तरह हम जाएंगे ना, पहले रेमिटेंस बहुत कम होती थी एक्सपोर्ट से, अब एक्सपोर्ट्स के बराबर हो गई है।
कुछ अरसे बाद शायद वो एक्सपोर्ट से आगे निकल जाएगी, तो हम एक रेमिटेंस रिलायंस कंट्री हो जाएंगे कि जिधर से बाहर से पैसे आते हैं और ये मुल्क चलता है। इस मुल्क के अंदर हमने अपने आप को दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बनाया, हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, हम निजकारी नहीं कर पा रहे, हम हुकूमत का फुटप्रिंट छोटा नहीं कर पा रहे, हम हुकूमत में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हुकूमत जो सर्विसेज देती है लोगों को, पानी प्रोवाइड करना, हुकूमत जो सर्विसेज देती है कि सड़कें अच्छी देना, सेहत देना, हेल्थ मतलब एजुकेशन देना, उसमें सारी सूबों की हुकूमतें फेल हो गई हैं, कोई काम बेहतर नहीं कर सकी। आपने सही फरमाया कि हम रेमिटेंसेस रिलाइड कंट्री होते जा रहे हैं, हो गए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, जो कि नॉर्मली है कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस उनके 7-8% एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं। ये इस पर शायद सिद्दीकी जैसे हमारे बुजुर्ग दोस्त वो शक करते रहते हैं कि ये काफ़ी सारा ये जो कहते हैं कि जनाब हमने स्टेट बैंक और अपने निज़ाम को बेहतर किया है उसकी वजह से ये हो रहा है, वो शक करते रहते हैं कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, काफ़ी सारा पैसा यहाँ से जाके वापस आ रहा है। ये हो सकता है, लेकिन चलें इससे हम कतई नज़र करते हैं। जाहिर है कि ये पाकिस्तान में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हवाला हुंडी का जो काम हो रहा है और पैसे घुमाए जाते हैं, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे 50% टैक्स लगाएंगे, 40% टैक्स लगाएंगे और अगर 1% का फ़र्क होगा इंटरबैंक और कर्ब मार्केट में, तो ये हवाला हुंडी का काम तो होता ही है पाकिस्तान में। लेकिन और रेमिटेंस भी आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जेन्युइन रेमिटेंस आ रही हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या हमको मुल्क इस तरह चलाना है कि हम अपने पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो दुबई की नज़र कर दें, सऊदी अरब की नज़र कर दें और यहाँ से हम कोई काम ना करें, बस इंतज़ार करें कि हमारा बच्चा $250 हमको महीने का बेच दे। क्या पाकिस्तान इससे आगे बढ़ सकता है? क्या दुनिया का कोई मुल्क इससे आगे बढ़ा है कि रेमिटेंस ले लेके आगे बढ़ा है? या हम जाके दौरे कर लें सऊदी अरब के और IMF के और उनसे कुछ हम पैकेजेस ले लें? अगर हमको कभी अपने पैर पर खड़ा होना होगा तो हमको हमारी हुकूमत की सिमत बदलनी होगी। देखिए आमिर भाई, सच्ची बात यह है कि मैं किसी की नीयत पर डाउट नहीं करता, लेकिन हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो साहब, इन तमाम की हुकूमतें हमने देखी, हमने बेहतरी नहीं देखी, हमने हर किस्म का निज़ाम देख लिया। हमको ये बात का एहसास होना चाहिए कि हमारा निज़ाम फेल हो गया है। हमको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जिस मुल्क के अंदर 80% बच्चे, 78% बच्चे 10 साल के अगर 2 जुमले नहीं पढ़ सकते हों उर्दू ज़बान में, तो इस मुल्क के अंदर हमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया है। जिस मुल्क में 40% बच्चा जिस्मानी और जहनी तौर पर स्टंटेड रह जाए क्योंकि उसको खुराक नहीं मिली, वो मुल्क का निज़ाम फेल हो गया है। जब तक हम इसके अंदर फंडामेंटल तब्दीली नहीं लेकर आएंगे और अपना रुख नहीं बदलेंगे, हम सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मसला ये है कि पहले हमको बड़ा वक्त होता था तो हम फैसले टाल देते थे, अब हमारे पास वो वक्त नहीं है कि जिस तरह हम फैसले टालें। अब हर रोज़ जो है वो हमको कर्ज लेना मुश्किल हो गया है, हर रोज़ जो है वो हमको सरमायाकारी लाना मुश्किल हो गई है। और अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने लोगों की उमंगों को पूरा करे, ना सिर्फ एक अशराफिया की उमंगों को पूरा करे और अपना रुख बदले। चलिए आमिर साहब, अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है कि रियासत के मुफाद को सामने रखते हुए सियासत को कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन अब ये भी देखना है कि सियासतदान अपनी सियासत को दाव पर लगाते हैं या नहीं लगाते और रियासत के मुफाद को मुकद्दम रखते हैं या नहीं रखते। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। जी आमिर साहब, बुनियादी तौर पे कि फंडामेंटल्स हमारे चेंज नहीं हो रहे हैं और डेट ट्रैप खास तौर पे जो है उसकी कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रही है। जो फिगर्स बताए गए हैं आज कि IMF को जो कर्जा IMF से जो $7 बिलियन लिया जा रहा है वो 5% पे और जो गैर मुल्की कर्जा आ रहा है वो 8% सूद के ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और आइंदा आने वाले जो हालात हैं यहाँ पे शायद इससे भी ज़्यादा महंगा हमें मिले। देखिए, जो हुकूमत पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल की स्कीम निकाली है उसके तहत 3 महीने का कर्जा जो ले रहे हैं हम रोशन डिजिटल में, उसमें हम 8.25% नफ़ा दे रहे हैं या सूद दे रहे हैं और 1 साल के लिए हम 9% दे रहे हैं। हम इस वक्त बॉन्ड मार्केट में, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड नहीं बेच सकते, गो कि IMF प्रोग्राम में है, लेकिन पिछले सालों में बेच सकते थे। अब हम बॉन्ड नहीं बेच सकते क्योंकि हमारी रेटिंग नहीं है, हमारे बॉन्ड की रेटिंग जंग बॉन्ड से नीचे है।
देखिए, गुजारिश ये कि ये मुल्क जो 25 करोड़ का मुल्क है, ये छोटा मुल्क नहीं है। इसमें हर चीज़ होती है, इसमें बड़े हुनरमंद और काबिल लोग रहते हैं। अगर हम अपने निज़ाम को बेहतर कर लें तो मुझे यकीन है कि हम पाकिस्तान जो है वो 2-3 साल में अपनी काया पलट सकता है। लेकिन अगर आप NFC अवार्ड को इसी तरह लेके चलें कि सूबे वाफर पैसे लेकर बांट रहे हों और टैक्स जो है वफाक इतना लगा रहा हो, अगर आप इस किस्म का टैक्स रखेंगे कि मिडिल क्लास नौकरी पेशा 50,000 रुपए के तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप टैक्स लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप 1,000 गज की किसी की अराजी है ज़रूरी, तो आप उससे टैक्स नहीं लेते। ये किस तरह का निज़ाम तो नहीं चलता ना सर। आप अरबों रुपए की सब्सिडी दे देते हैं फर्टिलाइजर वालों को गैस आप कोड़ियों के दाम देते हैं, और आप बाकी लोगों से जो है वो मतलब बिजली बिल इतने देते हैं कि मतलब लोग स्कूल टीचर्स जो हैं वो अपने बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी काया वो पलटी हुई है। जी, आज आपने जिक्र किया कि सूबों का, और ये शायद आप पहले भी कहते रहे हैं कि ये इसको री निगोशिएट करना चाहिए। आज फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि NFC के हवाले से, मगर इस तरह के बड़े फैसले के लिए यहाँ पे एक सियासी इस्तेहकाम चाहिए, वफाक और सूबों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए। यहाँ तो जो है मार धाड़ चल रही है कि बुनियादी छोटे रिफॉर्म नहीं हो पा रहे, ट्रेडर से कर्जा नहीं लगाया जाता, पता नहीं एग्रीकल्चर का पंजाब में कर तो दिया है, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, बाकी सूबों ने अभी वो भी नहीं किया, तो ये कैसे होगा, कौन करेगा? चलिए इसकी दो बातें हैं। एक तो ये कि सूबों को हम 4 जिम्मेदारियां देते हैं। आप पैसा तो हमने इनको वाफर दे दिया, लेकिन 4 जिम्मेदारियां दी। हमने इनको कहा है कि आप तालीम दें। 10 में से 8 बच्चे हमारे उर्दू नहीं पढ़ सकते 2 जुमले 10 साल के, तो तालीम सूबा देने में फेल हो गया। हमने सूबे को कहा है कि आप सेहत दें। पाकिस्तान में नियोनेटल मोर्टेलिटी इस वक्त दुनिया में सब सेकंड ज्यादा है, लेसोतो की 1 है, हमारी नंबर 2 है साउथ सूडान के बराबर। हमारे यहाँ 1 महीने के बच्चे का वो इंतकाल हो जाता है। पाकिस्तान में हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज है, पाकिस्तान के अंदर 40% स्टंटिंग है, तो सूबा सेहत देने में फेल हो गया। तीसरी हमने सूबे को जिम्मेदारी दी है कि आप पानी दें, रोड्स दें, सिविक सर्विसेज दें, सुवेज दें, गार्बेज कलेक्शन दें। आप मुझे बताइए किस शहर के अंदर गार्बेज कलेक्शन होती है अच्छे महंगे नेबरहुड्स के अलावा? वो कराची के अंदर तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस के मतलब अगर हो गई तो हो गई। पानी हम पूरे बड़ा कराची जितने बड़े शहर में पानी नहीं दे सकते, लाहौर जितने बड़े शहर में ऐसी हवा नहीं दे सकते कि आप सारा साल उस हवा को सांस ले सकें। आप सोचिए कि किधर हम लेके आ गए अपने मुल्क को। चौथी जिम्मेदारी सूबे की होती है कि हमने उनको पुलिसिंग दी हुई होती है। आप मुझे बताइए किस थाने में आप बगैर टेलीफोन के या बगैर पैसों के FIR कटवा सकते हैं कराची से खैबर तक? तो ये सूबे तो फेल हो गए। हमको ये वाली जिम्मेदारियां जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट्स को देनी पड़ेंगी, डिविजन्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को देनी पड़ेगी। सूबे को किसी और चीज के ऊपर लाना पड़ेगा और इनको ये वाली बेसिक जिम्मेदारियां जिधर आवाम से टच होती हैं। देखिए, एक आम पाकिस्तानी को जो हुकूमत से सर्विसेज मिलती हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि भाई मेरा सेहत का अस्पताल होना चाहिए, मेरी बच्चों की स्कूल होनी चाहिए, मुझे पानी मिलना चाहिए, मेरी सड़क सही होनी चाहिए। ये तो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है। लोकल गवर्नमेंट्स में तो आपने कुछ काम ही नहीं दिया है। पंजाब में तो इस बार सारे के सारा जो है वो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में सारा पावर जम कर पंजाब की चीफ मिनिस्टर आपने जिक्र किया, वो चीन गई हुई हैं और आज इतने बड़े इश्तिहार सारे अखबारात में छपे हुए हैं कि सफाई भी चीनी करेंगे, निज़ाम भी चीनी बनाएंगे। आपका मैं पढ़ता रहता हूँ, आपका ये बड़ा आर्गूमेंट रहता है कि हम डॉलरों में ये चीज़ें ले आते हैं बाहर वालों से और फिर रुपयों में कमाते हैं। तो ये चीनी सोल्यूशन आ रहा है पंजाब के अंदर, उससे ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। बस अल्लाह करे चीनियों से हम फॉर्म 47 का टेकर ना दे दें क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब अपना इलेक्शन वैसे नहीं जीती थी। लेकिन गुजारिश ये है कि जब तक कि आप पाकिस्तान के अंदर डिवॉल्व नहीं करेंगे, पावर सेंटर्स डिवॉल्व नहीं करेंगे, अगर 2 या 3 खानदान पाकिस्तान को चलाएंगे तो यही हाल होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये 13 करोड़ पंजाब में जो लोग रहते हैं उसमें 1 से ज्यादा खानदान है जो शायद हुक्मरानी कर सकता है और उस्मान बुज़दार से अच्छा भी हो सकता है। जो इतना बड़ा सिंध है 6 करोड़ लोगों का, उसमें 2 खानदान जरदारी और भुट्टो खानदान के अलावा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि कोई ना कोई जरूर लोग हैं जो कि सिंध में हुक्मरानी कर सकते हैं। इसी तरह KP में भी मैं ये
समझता हूं, मैं शायद नाकिस मेरी राय में, कि अली अमीन गंडापुर से ज्यादा रीजनेबल, ज्यादा समझदार, ज्यादा वेल स्पोकन आदमी ला सकते हैं आप केपी के अंदर। लेकिन अगर आपने ये पंजाब को इंटर्नशिप बना दिया है कि पहली जिस खातून की जॉब हो वो चीफ मिनिस्टर की हो, इंटर्न की ना हो, ट्रेनी की ना हो, अगर सिंध के अंदर आपने उसी को रखना है कि बस जो हम कहेंगे वो करना है, अगर आपने केपी के अंदर अली अमीन गंडापुर को रखना है, जिसके बारे में अब मैं कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है, तो फिर इसी तरह पाकिस्तान चलेगा। अगर आपने हुक्मरानी को मजाक समझ रखा है, अगर आपने हुक्मरानी को अपनी मीरास समझ रखी है कि जिसको मैंने बना दिया, चाहे वो मेरी बेटी हो या चाहे उस्मान बुज़दार हो, जिसको मैंने कह दिया वो होगा, तो पाकिस्तान नहीं चलेगा भाई। खुदा का वास्ता है, 10 करोड़ लोग ग़ते गुर्बत के नीचे हैं, 7 करोड़ उसमें से बच्चे हैं। आज लाखों बच्चे भूखा सोएंगे क्योंकि हमारी हुकूमत गलत फैसले करती है। ये बात याद रखिएगा कि जब वजीर आजम गलत फैसले करते हैं, जब वजीर आला गलत फैसले फरमाते हैं तो बच्चे भूखे सोते हैं। जब आप वीट की प्राइस बढ़ा देते हैं एक्सेसिवली तो अर्बन पुअर्स के बच्चे थोड़े सोते हैं, और जब आप वादा पूरा नहीं करते और वीट नहीं खरीदते तो किसानों के बच्चे भूखा सोते हैं। तो ये गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं क्योंकि इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर, वो तो ये कहते हैं, आप तो ये कह रहे हैं ना कि ये खानदानों के मिरास बना दिया। माज़रत के साथ कतई कलामी आपकी कर रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हमने तो सिर्फ रियासत को बचाया, चाहे हम पीडीएम के दौर में आए, चाहे अब हमें गवर्नमेंट मिली है, हमने तो सिर्फ रियासत को बचाया, सियासत तो अपनी बचाई ही नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि जब मुझे उन्होंने हटाया था और डार साहब को लाया थे तो ये कह दिया था ना कि हम कोई पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे, हम कोई रिफॉर्म नहीं करेंगे, तो उस वक्त तो सियासत को बचाने में गए। और लेकिन ऐसा हुआ कि ना सियासत बची ना रियासत आगे बढ़ी। 1 महीने तक आप 6 महीने तक IMF से लड़ सके, उसके बाद तो फिर आप 8 फरवरी को तो इलेक्शन हार गए थे, तो 9 फरवरी को इलेक्शन जीते हैं, तो सियासत कौन सी बची इनकी। तो बहरहाल अगर सियासत तो नहीं बची है तो अभी का अच्छा काम कर लो। अब आई गए हो किराए की सीटों पर तो अच्छा काम कर लो, लेकिन काम भी आपने 1 पैसे का नहीं करना है। 1 पैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल फाइनेंस कमीशन का कमीशन तक फॉर्म नहीं किया है। मुझे बताएं, मुझे आप बता दें, किसी वजीर से पूछ के बता दीजिए कि इस हुकूमत ने 1 साल में कौन सा रिफॉर्म किया है। एक रिफॉर्म बता दें, 2 नहीं 3 नहीं, 1 रिफॉर्म बता देंगे कौन सा रिफॉर्म किया है। मुझे बता दीजिए कि क्या इनिशिएटिव लिया गया है कि जो स्कूल के बाहर 2 करोड़ 65 लाख बच्चे हैं। आपको पता है इंडिया में 11,70,000 बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं, हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है। 11,70,000 बच्चे हिंदुस्तान में स्कूल से बाहर हैं, 2 करोड़ 65 लाख बच्चा पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है। ये मेरे और आपके लिए शर्म की मुकाम है, ये मेरे और आपके लिए डूब मरने का मकाम है कि हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। अगर 40% पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आप समझते हैं मुल्क तरक्की करेगा कभी जिंदगी के अंदर? 30 लाख बच्चा आपका मदरसे के अंदर है जिसको आप रेगुलेट भी नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं मुल्क तरक्की करवाएंगे आप? ये कब हम ये चीजें करेंगे? हम आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं, धरने वरने करते रहते हैं, लेकिन जो हाँ हुकूमत की रेट होनी चाहिए, जो हुकूमत को काम करना चाहिए वो करे। आप NFC अवार्ड अगर नहीं रिव्यू करेंगे तो कभी भी मुल्क के अंदर आप फेडरल गवर्नमेंट का खसारा कम नहीं कर सकेंगे। वो खसारा नहीं कम कर सकेंगे तो कभी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में। ये बात सबको ऑब्वियस है, लेकिन हमने करना ही नहीं है। हमने सिर्फ वक्त गुजारना और कुर्सी की लड़ाई करनी है, हमने 1 पैसे का काम नहीं करना। देखें, सियासत आखिर में जो है ना वो पब्लिक सर्विस होनी चाहिए। सियासत के अंदर आपको कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मैं जब बैठा हूं तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊंगा इस मुल्क के लिए, क्योंकि इस मुल्क का मेरे ऊपर बड़ा एहसान है और है हम सबके ऊपर एहसान इस मुल्क का। लेकिन अगर आपने ये कसम खा ली है कि मैं बैठा हूं अपने बच्चों को लेकर आऊंगा, मैं बैठा हूं क्योंकि मैं हूं सबसे दुनिया का होशियार, मुझे उज्बेकिस्तान की तारीख का उज्बेकिस्तान से ज्यादा पता है, इस किस्म के अगर हमारे लीडरान हो तो फिर यही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। मिफ्ता, आपने कहा कि कोई एक रिफॉर्म बता दें कि जो उन्होंने किया हो। उन्होंने अभी PIA की वो प्राइवेटाइजेशन की और वो लाइव कट करके TV पे दिखाया गया। उसने आगे कहा कि जी मैं 10 अरब रुपया दूंगा, बाद में पता चला जी 10 अरब का भी इंतज़ाम मौजूद नहीं था। और मेरे पास ये खुशनुमा किस्म की ये तफसीलात आगे पड़ी हुई हैं कि जो PIA का जो हुआ उनकी नाक़िस डिटेल्स आई हुई हैं कि क्या खराबियां हैं। और उन्होंने कहा जी वो हैंगर्स के अंदर जो है ना महंगा किराया दे के वहाँ पे उनसे जहाज़ धोने का काम दे रहे थे। वो एक मज़गा खेज किस्म की इसकी वो हैं कि किस तरह जहाज़ को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने उनकी गफलत की वजह से हुआ। ये एक PIA का नहीं बेच पा रहे तो फिर 2 ही तरीके हैं ना, एक खर्चा कम करने वाले और एक ये लॉस वालों को कम करने के। ये दोनों तरफ से कोई अच्छी हवा नहीं आ रही। देखिए, गुजारिश ये है कि इनकी कभी नीयत ही नहीं थी प्राइवेटाइजेशन करने की, वरना तो इनको पता थी कि 50 अरब रुपए का होल है बैलेंस शीट में। 50 अरब रुपए PIA के ऊपर वाजबात ज्यादा थे बनिस्बत इसके असासे के।
आपने वो 50 अरब का इंतजाम नहीं किया। आपने कहा कि हम टैक्स लेंगे उन जहाज़ों पर जो आप नए लीज करेंगे। आपने कहा कि आपको ये पता थी कि PIA के 15 जहाज जो हैं वो ग्राउंडेड हैं, कम से कम 15 से ज़्यादा, 35 में से सिर्फ 15-16 इस वक्त फ्लाई कर सकें, और उनको वापस एयरवर्दी करने के लिए $150 मिलियन की 34 में से 17 तैयारी ग्राउंडेड हैं, आधे तो 50% ग्राउंडेड है ना। उसके बाद हाँ जी, और 15 और इन 17 को वापस लाने के लिए $150 मिलियन की कम से कम जरूरत थी। इसके अलावा आपके पास सिविल एविएशन का, आपकी सिविल एविएशन जब से गुलाम सरवर साहब ने ये बयान दिया था, आपकी सिविल एविएशन को भी EASA फिट एंड प्रॉपर नहीं समझता था। अब EASA ने अप्रूव दिया, लेकिन अभी तक इंग्लैंड की और अमेरिका की FAA उन्होंने अप्रूवल नहीं दी हमारी सिविल एविएशन को। तो बड़े मसाइल हमने पैदा कर दिए हैं PIA के अंदर, और हम PIA की बात कर रहे हैं। मैं आपको पता है 109 अरब रुपए हम इस साल पाकिस्तान रेलवेज को देंगे, और सिर्फ पाकिस्तान रेलवे में पिछले साल 2,93,00,000 पैसेंजरों ने सफर किया था। इस साल वो इससे भी कम करेंगे। इसका मतलब है कि हर पैसेंजर की हर ट्रिप पे हम 3700 रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। यार कमाल है, मतलब आप कौम का पैसा इस तरह बटा रहे हैं। 700 अरब रुपया आपकी ये जो स्टेट और एंटरप्राइजेज हैं, ये बिजली की और दीगर कंपनियां नुकसान करेंगी। मतलब कोई एंड ही नहीं है हुकूमत की इनएफिशिएंसी का, और ये मैं और आप पैसे देते जा रहे हैं। और ये इसलिए जो है ना 18% सेल टैक्स देना पड़ता है, इसलिए आपका दूध महंगा होता है, इसलिए आपका साबुन महंगा होता है, इसलिए आपका टूथपेस्ट महंगा होता है, इसलिए आपका सर्फ महंगा होता है। कि 18% हम दे रहे हैं ताकि PIA को सब्सिडी दी जाए, रेलवे को सब्सिडी दी जाए, 700 अरब रुपया एक जगह नुकसान हो और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये हमें कल बताया गया है कि जनाब ये जो रुकावटें थी PIA की प्राइवेटाइजेशन के अंदर ये दूर कर दी गई हैं। क्या ये मैं मान गया कि 18% सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया है, और PIA को 45 अरब रुपये पाक करने की मंजूरी भी होगी। तो इसके बाद क्या मसला हल हो गया, अब ये बिक जाएगा? अब क्या उसका आप देखते हैं कि क्या नीयत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या कुछ और गड़बड़ है? सर नीयत तो बिल्कुल नहीं थी, वरना तो ये काम पहले भी हो सकते थे। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि हुकूमत कह देती कि 45 अरब रुपए जो है ये हम हुकूमत दे देगी, जो PIA की होल था, या हुकूमत कह देती कि चलो 30 साल तक आपको नहीं देने तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू खत्म हो जाती। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। IMF को अगर इतना कह देते कि हम लीज जहाज पे एडवांस टैक्स नहीं लेंगे, ये एडवांस सेल्स टैक्स की बात थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। हम पहले भी कर चुके हैं LNG की वेसल्स के ऊपर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। इनकी नीयत ही नहीं थी करने की। ये सचमुच ये समझ रहे थे कि ये बहुत ज्यादा होशियार हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले होशियार नहीं है, और वो अगर वो लेंगे तो गलती से ले लेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ कि वो इस चक्कर में सोच रहे थे कि हम 60% PIA बेचेंगे 100% वैल्यू पे, और किसी को नहीं समझ आएगी कि ये इसमें होल है। यार तुम लोग पागल हो, प्राइवेट सेक्टर वाले आपसे कम समझदार नहीं है, आपसे ज्यादा होशियार हैं। तो आप मतलब इनकी बिल्कुल नीयत नहीं थी। अब जो प्रेशर आया है इनके ऊपर, और अब इनकी कुछ नीयत बनी है। और अब मैंने ये सुना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो पहले चले गए थे छोड़ के, उनको अब फोन कर रहे हैं कोई और इदारे के लोग कि यार आप लोग वापस आइए और कुछ बात कीजिए। साथ साथ तो ये हुकूमत नहीं कर रही, कोई और इदारा कर रहा है। तो साथ साथ उन्होंने कहा होगा कि यार ये ठीक करो सब चीजें, तो वो साथ साथ चीजें भी ठीक हो रही हैं, लेकिन इनकी कोई नीयत नहीं थी ये बेचने की। मैं मिर्जा चाहूंगा कि थोड़ा सा ज़राअती शोबे के ऊपर भी आपसे बात कर लूं, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को बजट बनाते रहे हैं, डील करते रहे हैं, कि अभी पहले ही जो है गंदम का स्पॉट प्राइस उनसे वादा किया गया, फिर नहीं दिया गया। उसकी कीमत अभी 2300 पे मुझे बताया जा रहा है कि मन जो है ना वो गंदम बिक रही है, और किसान उस पर लुट गया। फिर कपास का पता चल रहा है कि उनके पास पैसे ही नहीं थे उगाने के, तो अंडरस्टूड बात थी। 5.5 मिलियन बेल्स आई हैं, 33% वो जिनिंग वाले कह रहे हैं कम हो गई है। अब ये बताया जा रहा है कि शोशा छोड़ा गया है कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, स्पॉट प्राइस गवर्नमेंट निकल जाए। तो कई दफ़ा ये आर्गूमेंट होता है, वो भी कहते हैं कि यार इसको डीरेगुलेट कर दें। क्या ये एकदम से डीरेगुलेट हो जाएगा, या फिर ये इसके लिए लवाजमात क्रिएट करने पड़ेंगे कि आड़ती का या गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ फेयर ग्राउंड बनानी पड़ेगी? देखिए आमिर भाई, हमने वीट को तो बेसिकली लास्ट ईयर डीरेगुलेट किया, लेकिन जितनी गलत तरीके से किया,
वो उसकी मिसाल नहीं है कि हमने पहले फार्मर को कहा कि हम तुमको 4,000 रुपये मन देंगे, 3900 रुपये मन पंजाब में, वफाक में और सिंध में 4,000 रुपये मन देंगे। सिंध में खरीदी भी गई 4,000 मन की। हम ये प्रॉमिस करते रहे, फार्मर ने ज़्यादा हिस्सा वीट लगाया, फार्मर ने उसमें महंगी DAP खरीद के डाल दी, फार्मर ने उसने फर्टिलाइज़र डाल दिया, पूरी उसने अपनी जमा पूंजी डाल दी। उसके बाद जब वक्त आया तो आपने कहा हम नहीं खरीद रहे, तो प्राइस आके नीचे गिरी, 2800 रुपये पर मन गिर गई थी, शायद अब आप कह रहे हैं कि उससे भी कम है। तो आपने उन फार्मर्स को बेसिकली दिवालिया कर दिया। उस फार्मर ने बेचारे ने बहुत मेहनत करी थी, उसको आपने दिवालिया कर दिया। उस लिहाजा उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सीड खरीद के दीगर फार्मिंग कर सके, जिसकी वजह से आज हमको कपास भी कम हुई है। लेकिन अब हम इस चक्कर से निकल गए हैं, अगर वीट की सपोर्ट प्राइस है तो अब हमको निकला ही रहना चाहिए। कॉटन इज डिफरेंट। कॉटन जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव क्रॉप है, और कॉटन के अंदर रिस्क ये होता है कि कॉटन के अंदर अगर बारिश एक हफ्ते देर से आ जाए, एक हफ्ते पहले आ जाए, तो कॉटन का क्रॉप खराब हो जाता है। वहां पे हमको दो चीजें करनी होंगी। एक, हमको इंश्योरेंस देना होगा फार्मर्स को कि यार अगर आप क्रॉप लगाते हैं और आपका क्रॉप जल जाता है तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। और जो दूसरी ज्यादा जरूरी चीज है कि दुनिया भर में अब ये तो खाने पीने की चीज नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स लेके आने हैं। हमको एक जमाने में मॉन्सेंटो पंजाब हुकूमत को $16 मिलियन में बेच रहा था। जब मैं हुकूमत में था तो $75 मिलियन की बात हुई थी। मैंने कहा तारिक बशीर चीमा साहब को कि मैं कहीं से ले आऊंगा $75 मिलियन, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। जब तक हम ये बाहर के सीड नहीं लेकर आएंगे, हमारा फार्मर 20-30% कम प्रोड्यूस करेगा हिंदुस्तानी फार्मर से या चीनी फार्मर से, तो वो कम्पीट नहीं कर सकेगा। फिर अब हमारा कॉटन का फाइबर भी छोटा होता है, काफी मसाइल हो गए हैं, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भी जीरो है। इसके अंदर ना चावल का कोई काम कर सकते हैं, ना हम वीट का कोई काम कर सकते हैं, ना हम कॉटन का काम कर सकते हैं। तो फिर हम बाहर से ये साइंटिफिक रिसर्च खरीदते भी नहीं है। हम अपने फार्मर्स के अगर हम हाथ बांध दें, हाँ फर्टिलाइजर कंपनी को हमको सब्सिडी देनी होती है तो हम बोलते हैं कि हाँ उनको तुमको सस्ती गैस दे देंगे, जिसका असल फायदा कंपनियों को होता है, फार्मर्स को नहीं होता। तो थोड़ी सी अगर हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बेहतर हो तो हम जो ऑयल सीड्स इंपोर्ट करते हैं, ये पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, दीगर चीजें इंपोर्ट करते हैं, ये ना करनी पड़े। हम पाकिस्तान के अंदर कनोला ग्रो कर सकते हैं, सरसों ग्रो कर सकते हैं। सरसों का वो हाइब्रिड ही होता है कनोला। हम पाकिस्तान के अंदर दीगर सनफ्लावर सीड ग्रो कर सकते हैं, जिससे बेहतर ऑयल निकल सकता है। हम वीट की बेहतरी कर सकते हैं। देखें राइस के अंदर आपने छोड़ दिया, $4 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट हुआ है। तो हमारे पास मेज भी है, वो भी रफान मेज की वजह से, मेज के भी हमारी अच्छी काश्त होती है। लेकिन कॉटन में हम बहुत पीछे रह गए, उसमें हुकूमत का कसूर है। वीट में भी हम पीछे हैं, हुकूमत का कसूर है। और जो जिधर जिधर हुकूमत अगर बेहतरी काम कर सकती है, स्पेशली वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, अगर थोड़ा सा उनको एक्सटेंशन सर्विसेज दे देंगे, वो अपने कोल्ड स्टोरेज में रखवा दें अपनी चीजें, फ्रीज नहीं लेकिन कम से कम फ्रीजर्स में रखवा दें, फ्रिजेस में, तो ये वेजिटेबल समझ जाए, हमारा फ्रूट समझ जाए, तो हम बहुत एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और मार्केट में भी अच्छी प्रोडक्शन हो जाएगी। मैं एक सवाल आपकी तरफ से इकोनॉमी के करके ना फिर पॉलिटिकल उसके ऊपर ये करना चाह रही है। मैं इकोनॉमी के ऊपर इनसे बात करूंगी, आप अपना सवाल करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल जरा किसान से और एग्रीकल्चर से हटके हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप एक्सपर्ट हैं मुआशी आशारियों के, आपने इन्वेस्टर्स के हवाले से बात की अभी कुछ देर पहले आमिर साहब के सवाल के जवाब में। इन्वेस्टर्स किस तरह से पाकिस्तान में आएंगे? एक जो नौजवान पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेट के जरिए अपना रोजगार तलाश कर रहा है, उसको बाहर बैठा हुआ शख्स ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ना ही उसके साथ कोई कंटेंट शेयर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं। अब इन्वेस्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा? वो किस तरह से अपने पूरे बिजनेस को ग्रो करेगा? यहाँ पर तो फूड डिलीवरी वाला जो एक राइडर है वो भी शदीद परेशान है। तो इंटरनेट कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, जो ये सुस्त कर दिया गया है, या बहुत सारी जगहों पे इस पे बंदिश हो जाती है? बहन, परसों दोपहर को मैं इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट में था, तो एक साहब मेरे पास चल के आए, यंग मैन, और मुझसे उन्होंने कहा कि मुफ्ता भाई अस्सलाम वालेकुम, ये वो थोड़ी सी बातचीत की। तो फिर मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सेमी कंडक्टर कंपनी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। तो मैंने कहा पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर कंपनी है? तो उन्होंने कहा नहीं, एक अमेरिका में कंपनी है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि इंटरनेट की बंदिश से आपको मसला हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि देखें, हमको VPN पे जाकर उनके सर्वर पे काम करना होता है, क्योंकि उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जो उनके सर्वर से बाहर नहीं निकाल सकते हम, वो जो कंपनी थी।
और हमको जब तक यहाँ पे इंटरनेट पे जा रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। फिर बोलता है कि VPN हमने रजिस्टर कराने की कोशिश करी PTA से, तो PTA को हमने पूछा कि इसकी सेटिंग बता दो जिस सेटिंग पे रजिस्टर होगी ये VPN, तो उसने कहा ये हमें नहीं पता, आप हर सेटिंग ट्राई कर लें, किसी ना किसी पे तो हो जाएगी रजिस्टर। मतलब सीरियसली उस बच्चे के लिए, और ऐसे लाखों बच्चे हैं पाकिस्तान भर में जो ये काम करके पैसे कमा रहे हैं, इस मुल्क के लिए ज़रा मुबादला भी आ रहा है जिसमें रेमिटेंस भी आती है, और इस मुल्क के लिए वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी है। हमको इंटरनेट जैसी चीज़ें बंद नहीं करनी चाहिए, दुनिया हम पे हंसती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखें मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि एडिडास का जूता बनने वाला था लाहौर में, वो डेवलप करवा रहे थे लाहौर के अंदर। अब एडिडास ने डिसाइड कर दिया कि हम नहीं करेंगे लाहौर में डेवलप, क्योंकि जब पाकिस्तान में एयरलाइनों की मुश्किल है, कभी ये मसला हो जाता है, कभी वो मसला हो जाता है, अभी इंटरनेट का मसला है, तो दुनिया का कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर। पहले भी जब ये लग रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होगी, नहीं होगी 2 साल पहले, तो वॉलमार्ट ने यहाँ से ऑर्डर आधे करके हिंदुस्तान ले गया था। हमको बड़ी मुश्किल होती है हमारे बरामद करने वाले कंपनियों को, और जो पढ़ के बच्चे जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान से फ्रीलांसिंग काम, कि दुनिया से वो ऑर्डर लें और काम करें, और हम उनका मदद करनी चाहिए, उनका हाथ बटाना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कदगने लगानी चाहिए। तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ शहबाज शरीफ से कि आप खुदारा ये इंटरनेट के ऊपर पाबंदी जो है ना वो ना करें। जो मनफी हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है वो तो वैसे भी घूम जाता है कुछ भी करके, और ये मुगल वाली हरकत है कि जो आपको मैसेंजर मैसेज लेकर आए, आपको मैसेज पसंद ये नहीं है तो आप मैसेंजर को मार दें, मैसेंजर को ना मारें, आप मैसेज के ऊपर बैड आइडियाज से लड़ने के लिए गुड आइडियाज मार्केट में डालें, फेक न्यूज से लड़ने के लिए करेक्ट न्यूज मार्केट में डालें, और ये चीज ना करें आप इंटरनेट बंद कर दें। मुझे वक्फे का कह रही हैं, वक्फा लेके 1 मिनट में वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, इसी टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। जी आमिर साहब। जी, मैं मिफ्ता चाह रहा हूँ कि अच्छी बात है कि ही सेड शी सेड से जाके हम इशूज़ पे बात कर रहे हैं और आपका इस्तेफादा करते हुए, क्योंकि आपकी बड़ी एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है, दिलेराना बात हमेशा करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो ओवरऑल लार्जर वो है, आपने कहा कि एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने चावल का जिक्र किया, पिछली दफ़ा ये जो 4 बड़े अच्छे फिगर्स उसके आ गए थे, उसकी एक वजह इंडिया ने अपना नॉन बासमती जो था वो एक्सपोर्ट बैन था वो उठा लिया है, एक तो वो। दूसरा, कॉटन की अब जो फिगर्स आए हैं कि 3 मिलियन बेल हम शॉर्टेज है, और कल की ये खबर थी कि 84 जो हमारी मिल्स हैं, टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं, वो अपनी डिफ़ॉल्ट कर रही हैं, अपने परचेज ऑर्डर नहीं पूरे कर पा रही हैं और उनके ऊपर बैन लग रहा है। तो ये क्या, जब वो कॉटन नहीं आ पाएगी, फिर ये कमोडिटी प्राइसेस का जो बिल आएगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है ये लार्जली ये कर्ज़ों की वजह से ही बढ़ी हुई है या महसूलात की वजह से, तो ये जो कहा जा रहा है कि रिजर्व्स बड़े ज़्यादा हैं, कैसे देखते हैं सिनारियो आप? देखिए आमिर भाई, ये जो हिंदुस्तान ने अपना पिछले साल राइस एक्सपोर्ट बैन किया था वो उसने गलती की थी, और अल्लाह ने चाहा तो इतना आसान नहीं होगा हमारे से वापस मार्केट लेना। जो हमारा चावल जो होता है वो हिंदुस्तान से बेहतर होता है, हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, और इंशाल्लाह ये जो 4 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया तो अल्लाह ने चाहा तो हमारे एक्सपोर्टर्स जो है वो मार्केट में अब जम के मुकाबला करेंगे। थोड़ा सा जाएगा लेकिन इतना नहीं जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, कॉटन की कमी हो गई है, वो मैंने आपसे गुजारिश की है कि इसमें हुकूमत की पॉलिसियों की गलती है जिसकी वजह से कॉटन क्रॉप कम हो गया है। ज़ाहिर है कॉटन क्रॉप कम हो जाएगा तो हमारी टेक्सटाइल मिल्स के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन जो असल में जो मुश्किल है वो कॉटन टेक्सटाइल्स में कॉटन की गैर आम वो नहीं है, कॉटन तो इनको मिल जाती है। जो असल मसला है वो पाकिस्तान में बिजली और गैस है। अगर पाकिस्तान में खित्ते में सबसे महंगी बिजली हो और सबसे महंगी गैस हो, और गर्मी के वक्त आपकी बिजली चले जाए, सर्दियों में आपकी गैस चले जाए, कंपनीज को भी नहीं पता हो कि वो गैस पे रिलाई कर सकेंगे, बिजली पे रिलाई कर सकेंगे, और पंजाब के अंदर कंपनियों को तो ख़ास तौर पे 2-2, 3-3 किस्म के जनरेटर्स रखने पड़ते हैं, कुछ जो फर्नेस ऑयल पे भी चल सकें, जो गैस पे भी चल सकें, जो बायोमास पे भी चल सकें। अगर इतनी हम मुश्किलात कर देंगे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो वो दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकेगा। यही मसला होता है कि फिर उसकी कीमत चाइना से महंगी हो जाती है, इसकी कीमत हिंदुस्तान से महंगी हो जाती है, दीगर ममालिक से महंगी हो जाती है। और हिंदुस्तान क्योंकि उसको पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा ही आग लगी हुई होती है तो वो ख़ास तौर पर उन चीज़ों पर इंसेंटिव्स देता है, उन
HS कोड की चीज़ों पे कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं, मसलन बेड शीट्स एंड कंफर्टर्स वगैरह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, या टावल्स, तो उस पर हिंदुस्तान जो है वो ख़ास तौर पर रियायत देता है अपने एक्सपोर्टर्स को। तो हमको भी थोड़ा सा अपने एक्सपोर्टर्स को लेकर चलना चाहिए और इनको देखना चाहिए। हम काफ़ी अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब भी वादा करते हैं, मगर आप प्राइवेटाइजेशन को भी डील करते रहे हैं और IPPs को भी डील करते रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो जिस किस्म के इस्लाहत तो नहीं कहेंगे, बड़े कॉस्मेटिक से हैं, 18 कंपनियों के साथ वो रीनेगोशिएट कर रहे हैं, जो उनके तमाम मेजर्स का वो 1-2 रुपए से ज़्यादा फ़र्क नहीं पर यूनिट पड़ रहा, जबकि वो जो सनतकार है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 25-30 रुपए का हमें 60 रुपए में से फ़र्क डालें तो फिर हम कंपैटिबल होते हैं। तो फिर क्या किया जाए? देखिए, हुकूमत ने पहले वादा किया था कि 9 सेंट में बिजली देगा, जो 25-26 रुपए की होती है। मैं कहता हूँ आप 9 सेंट में ना दें, आप 11 सेंट में दे दें, तकरीबन 35 मेरे ख्याल से 11 सेंट 33 रुपए की, 32-33 रुपए की होगी, तो उस पर दे दें, लेकिन कोई एक रीजनेबल रेट तो रख लेना। और अगर आप बिजली सस्ती नहीं करते तो बिजली के ऊपर कम से कम सनतों से जो है वो सेल्स टैक्स ले लें, लेकिन इनकम टैक्स ना लें। हुकूमत अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। मैं ये समझता हूँ कि हम बिजली बहुत कम बेचते हैं, हमारे टैरिफ में बड़ी सुकुम है, और अगर हम थोड़ा सा टैरिफ को ठीक कर दें तो हम गरीब लोगों को और बिजली बेच सकते हैं रीजनेबल रेट पे, जिससे हमारी बिजली की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और हमारी बिजली बढ़ जाएगी, बिक जाएगी, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन ये हुकूमत की पॉलिसीज़ में बहुत सारे सुकुम हैं, और हुकूमत ने कोई भी निजकारी की तरफ भी कोशिश नहीं करी, लेकिन उसको छोड़ दें। कोई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की कमी में कोशिश नहीं करी गई। और अभी ये जो कर रहे हैं, ये तो देखें, जो IPP से निगोशिएट कर रहे हैं वो तो बहुत पुराने IPPs हैं, जो मुशर्रफ साहब के ज़माने की पॉलिसी के तहत लगे हैं, या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़माने की पॉलिसीज़ पे लगे हैं। लेकिन असल में जो पैसा जो देना हम दे रहे हैं, जो 2200 अरब रुपए देते हैं, उसमें 1700 अरब रुपए तो उन पावर प्लांट्स के हैं ना, कि जो CPEC में लगे हैं या हुकूमत ने लगाए हैं, नीलम जेलम वगैरह के प्लांट्स और दीगर जो प्लांट्स हैं, तो उसकी बड़ी लंबी कॉस्ट है, और उस पर कुछ नहीं कर पा रहे और नहीं भी कर सकते, क्योंकि अभी तक उन्होंने बैंकों को अपने पैसे वापस नहीं करे हैं। तो वो ज़रा सा मेरे ख्याल से इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजली की कीमत पे, लेकिन अगर अपनी पॉलिसी चेंज कर ले हुकूमत तो फिर उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमत जो है ना, वो अगेन इनसे कमज़ोर फैसले नहीं हो रहे तो बड़े क्या करेंगे। और आगे जो नज़र आ रही हैं कि सिविल नाफरमानी की बातें और मार धाड़ की बातें, मेरे सामने ये पड़े हुए हैं दहशतगर्दी के वाक़यात। 10 माह में 1566 वाक़यात दहशतगर्दी के हो चुके हैं, जिसमें 924 अफराद शहीद हो चुके हैं और 2121 ज़ख्मी हैं। और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही 948 वाक़यात हैं दहशतगर्दी के। सो सिक्योरिटी की ये सिचुएशन हो, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो उसके बाद फिर क्या दुआई कर सकता है इंसान? देखिए आमिर भाई, ये जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, आपने बताया कि 924 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, और ये 900 ख़ानदान अफेक्ट हो गए हैं। कितनी बच्चियाँ हमारी जो हैं वो बेवा हो गई, कितनी माओं की बच्चे चले गए। ये एक बड़ा लंबा सेक्रीफाइस है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए हमारे लीडरों को कि अगर हमारे बच्चे इस तरह सेक्रीफाइस कर रहे हैं फ्रंट लाइंस पे, तो हमने क्या हिकमत अमली करी है कि हम इनके खून का बदले में कम से कम अमन खरीद सकें, या इनके खून के एवज हमको अमन मिल जाए। तो वो हिकमत अमली भी कौम के सामने नहीं रखी गई है। और मैं आपको सच बताऊं कि देखें, आसान वक्त होते हैं ना, तो उधर आपको बड़े लीडर्स नहीं चाहिए होते, लेकिन मुश्किल वक्तों में आपके लिए बड़े लीडर चाहिए होते हैं। और या हमको इस वक्त के अंदर हमको ऐसे लीडर चाहिए कि जो अपने आप से आगे सोच सकें। अगर हमको यही लीडर मिलते रहेंगे जो अपने आप से आगे नहीं सोचते रहेंगे, तो फिर नहीं कर सकेंगे काम हम। पाकिस्तान में आपको बताऊं कि बहुत मुश्किल हो जाएगा वायबल करना पाकिस्तान को। आपके बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, आपके बच्चे सेहतमंद भी नहीं हैं, जंगें आप कर रहे हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट से, मईशत आपकी नहीं चल रही है। कब फैसले करेंगे हमारे मुल्क के रहनुमा के अपने से पढ़ के? अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 30-35 साल से सियासत में, अल्लाह की मेहरबानी से 10-15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी भतीजी चीफ मिनिस्टर रही है, उनका बेटा चीफ मिनिस्टर रहा है, उनके बड़े भाई 3 मरतबा
प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे। अब वक्त आ गया कि शहबाज साहब बोले ठीक है यार, कोई मसला नहीं, सियासत जाए बाढ़ में, मुल्क का काम करते हैं। पाकिस्तान की आबरू से ज्यादा तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए ना। यही मैं बात, जब मैं भी वजीर था तो मैं यही बात पे करता था कि देखो मैं इस कुर्सी पे अगर बैठा हुआ हूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट सोचना है, मुझे अपनी सियासत का इंटरेस्ट नहीं सोचना है। आज शहबाज शरीफ साहब को ये सोचना चाहिए कि मुल्क के मफाद में क्या है। अगर मुल्क के मफाद में इमरान खान से कॉम्प्रोमाइज है, थोड़ी सी बातचीत है, तो वो भी करना चाहिए। आपके मुल्क के मफाद में तालिबान के खिलाफ पॉलिसी बनानी है तो वो भी सबको मिलकर बनानी चाहिए। मुल्क के मफाद में NFC अवार्ड की कमेटी बिठानी चाहिए तो वो भी बिठानी चाहिए। मुल्क के मफाद में डेवोल्यूशन करना है तो वो भी जरूरी है। मुल्क के मफाद में पावर को सस्ता करना है तो वो भी, बिजली को सस्ता करना है तो वो भी जरूरी है। आप काम तो करें। आपको जो प्राइवेट जहाज दिए गए, अच्छा समाप्त नहीं किया जा सकता था। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया। आमिर साहब आपके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।